फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल से लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम। जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार यूथ अचीवमेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्दाफाश करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर क्यों आया था और कंपनी ने सूरत पर टारगेट क्यों लिया। उस कंपनी ने कलकत्ता, बंबई, मद्रास तीनों कोनों से कब्जा करके बीच से उड़ा दिया। तो इस तरह कैसे हुआ, यही चीज आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। कंपनी अपना मनमानी से बिजनेस चला रहा था या उस पर कोई कंट्रोल था? अगर कोई कंट्रोल था, वो कंट्रोल कौन कर रहा था? क्या था चार्टर अधिनियम, क्या था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, क्या था रेगुलेटिंग एक्ट। इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। चलिए आपके सामने चलते हैं। फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल से लिखा है तेरा नाम, ओ तुझे सलाम। फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, ओ तुझे सलाम। फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल से लिखा है तेरा नाम, ओ तुझे सलाम। आज तेरी हो जाएगी बर्बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारत के स्थिति को देखते हुए उसने भारत को बर्बाद करने का प्लानिंग सोच लिया। कैसे इंडिया को बर्बाद करेंगे? बिजनेस करने नहीं आया था वो सब भारत को बर्बाद करने के लिए आया था। कैसा कंपनी था जिसने भारत को बर्बाद कर दिया, वो भी 1947 तक। ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो भारत 2026 में आजाद होता। ध्यान दीजिए, यहां क्या हुआ कि बॉम्बे है, इसको पहले पकड़ा वो मुंबई को, फिर पकड़ेगा मद्रास को, फिर कलकत्ता को। और ये तीनों कोना से कब्जा करके बीच से ही उड़ा देगा। समझिए क्या कमजोरी था इंडिया में। इंडिया में क्या कमजोरी था, एक छोटे से कंपनी ने पूरे भारत पर शासन कर लिया। तो आ रहा है कि नहीं? तो यही सिस्टम को अगले हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिए, एक देश का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड एक देश है और इंग्लैंड की एक रानी है जिनका नाम था एलिजाबेथ। रानिया के नाम क्या है? एलिजाबेथ है। ये रानी है। इंग्लैंड की रानी का नाम क्या हो गया? एलिजाबेथ। तो इंग्लैंड की एक रानी है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने सोची कि भारत में बहुत सारा कंपनी ने बिजनेस अपना कर रहा है, पुर्तगाल भी गया है, डच भी गया है। यही सब को देखते हुए इसने भी एक कंपनी बनाने का प्लानिंग सोची। किसने? एलिजाबेथ ने, कि इंडिया में भी हम एक कंपनी भेजेंगे। लेकिन एलिजाबेथ ने जिस कंपनी को बनाया उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बना 1600 में। कब बना है? 1600 में। तो समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी में लगभग 217 आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया। यानी कंपनी को बनाने में कितना आदमी ने पैसा लगाया है? 217 आदमी ने इसमें पैसा लगा दिया। इतना आदमी ने पैसा खर्चा किया। जो इनकम भारत से होगा सब कंपनी बांटेगा। ये सब म्यूचुअल फंड समझते हैं ना, वो सब यही सब काम किया है। तो 217 आदमी ने इस कंपनी में पैसा लगाया। जितना भी इनकम होगा इंडिया से सब बराबर में सब बांटेगा। और इस सब का कुछ रेशियो तय होगा। 60-40 हो सकता है। 40 रखेगी रानी और 60 कंपनी को मिलेगा। 60-40 का रेशियो मान के चलिए। जो भी इंडिया में पैसा कमाएगा उसमें से कंपनी को कितना मिलेगा? 60%। और रानी को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। और यही कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी।
बोलिए, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में लगभग 217 आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया है। सबका इनकम होना चाहिए, फायदा होगा चाहे लॉस होगा, कंपनी तो बन गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी बना है, तो ये बनाया तो साइन कौन कर दिया? एलिजाबेथ, वहां की रानी। वहां की रानी ने साइन कर दिया कि कंपनी बन गया। ठीक, कंपनी जब बन गया तो ये रानी जो है सो रानी गई मर 1608 में। कंपनी बना के रनिए गया पार हो, यहाँ की रानी चल गया सीधे ऊपरे, मर गई, मोक्ष प्राप्त हो गया इनको 1608 में। तब कंपनी को अब कौन कंट्रोल करेगा? तो वहां का एक राजा बनेगा, इंग्लैंड का कोई ना कोई राजा होगा। तो वहां का जो राजा होगा वो राजा का नाम है, एलिजाबेथ के बाद जो राजा बनेगा उसी राजा का नाम रहेगा जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम कौन है? वहां का नया राजा है। रानी मर गया, और बाद रानी जब मर गई ना, और बाद एगो राजा बना है जेम्स प्रथम। और ये जो जेम्स प्रथम है, इसने सबसे पहले भारत में एक व्यक्ति को भेजेगा, और उस व्यक्ति बहुत सारा भाषा जानता है। वो संस्कृत भी जानता है, उर्दू भी जानता है, फारसी भाषा भी जानता है, भोजपुरियो जानता है ना, इस सब भाषा जानता है, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता है ये। और इसका नाम है हॉकिंस। बोलो क्या नाम है? हॉकिंस। हॉकिंस नाम है। हॉकिंस बहुत सारा भाषा को जानता था, इसीलिए अगर बोला कि तू इंडिया जा, इंडिया में जौन भाषा से बात होगा उसी भाषा से तुम समझाना, और वहां बोलना कि हम यहाँ बिजनेस करेंगे, कपड़ा उपड़ा बेचेंगे, अगर हमारा जगह देना तो दीजिए, जगह के बदले जो भाड़ा लेना आप ले लीजिए, रेंट पर हमको जगह चाहिए। इसीलिए जेम्स प्रथम ने भारत में पूछेगा कि पहली बार किसको भेजा, तो ये हॉकिंस को भेजा। किसको भेजा? हॉकिंस को भेजा। बोलो समझ में आ गया? अरे नाविक था, जहाज वहाज पानी जहाज एकदम बढ़िया से चलाता था, और हॉकिंस को बोला गया कैप्टन। कैप्टन 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 हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस सबसे पहला आदमी है जो अरब सागर से होकर आया और सीधा ही पहुंचा सूरत। कहां पहुंचा है? सूरत। सूरत पहुंच गया कौन? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बताएंगे कि कौन जहाज से गया। जहाज का नाम पूछेगा कि बताओ कौन जहाजिया से गया, तो जहाज के नाम पूछेगा तो बोलना रेड ड्रैगन नाम है। जहाज का नाम बोलिए रेड ड्रैगन। इसी जहाज से वो पहुंच गया सूरत। कहां पहुंच गया? सूरत। कौन जहाज से पहुंचा है? तो रेड ड्रैगन जहाज से पहुंच गया सूरत। समझ में आया? तो रेड ड्रैगन जहाज से कौन पहुंच गया? सूरत। तो हॉकिंस। अब यहां ध्यान दीजिए, अब सबसे बड़ी बात है कि सूरत जो है वो यहां पड़ता है। सूरत यहां पड़ता है। इसमें एक नदी आई है जिसका नाम है ताप्ती नदी, है ना। तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। कौन नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे सूरत। सूरत जब पहुंचा तो सूरत पहुंचा, लेकिन इसके अगल बगल में और भी कंपनी तो यहां बिजनेस पहले से कर रहा था, ऐसा थोड़ी कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया। सूरत जब ये पहुंचा तो ये 1608 में पहुंचा है। कब पहुंचा? यहां 1608 में। कौन? हॉकिंस। 1608 में जब ये पहुंचा, उस समय अगर आप देखिएगा कि भारत का राजा कौन था उस समय 1608 में, अगर देखिएगा तो दिल्ली और आगरा का जो राजा था 8 में, उसका नाम था जहांगीर। बोलो नाम क्या था? जहांगीर नाम था। एक नंबर ये बेटा दरपिया राजा था, एकदम खाली दारू उरू भेजता था पूरा। 16 साल से जहांगीर दारू पीता था, लड़कीबाजी करता था, और बहुत सारा लड़की से अकरम मोहब्बत हो गया था। यही जहांगीर था जिनको अनारकली से मोहब्बत हुआ, जो कि अकबर की पत्नी थी अनारकली, यानी इसकी अपनी मां से भी मोहब्बत हो गया था। तो यही जो जहांगीर है, एक नंबर शराबी व्यक्ति है, लड़कीबाजी है, छोकरीगिरी का काम करता है। कौन? जहांगीर। और इसका बचपन का नाम है सलीम। क्या नाम बोले हैं? सलीम। दारू पी के जहां तहां जो गिरता है उसको बोलते हैं जहांगीर। 16 साल की उम्र से दारू पीना शुरू किया है, बचपन का नाम सलीम है।
बहुत मांगल छांदल बेटा है। जानबे करते मांगल छांदल बेटा कितना एकदम नटखट करता है। सो एकरा बाप जाके मन्नत मांगा था शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में अकबर, तब ये हुआ था। इतना छटपटिया आदमी था ये। अब क्या हुआ, जहांगीर के शासन काल में हॉकिंस जब पहुंचा तो इसके दरबार में पहुंचा। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो झुक के जहांगीर को नमस्कार किया, प्रणाम सर। कल के क्या हो रहा है? कल के इधर आइए। कल के बस हमको थोड़ा सा जगह दीजिए सूरत में, हम अपना सामान बेचेंगे, अपना कपड़ा बेचेंगे, जो भी मेरे पास वस्तु उसको हम सामान लगाएंगे, उसके बदले में हम तुमको रेंट दे देंगे, जो भाड़ा लगेगा हम देंगे आप। बोला अच्छा ठीक है, पहले तुम बैठो, थोड़ा पहले सरकारी नौकरी एगो दे दें। तो बड़ी दूर से आया है ना, इसलिए सबसे पहले यहाँ का एक सरकारी नौकरी है, एसएससी का सीजीएल पोस्ट हम थोड़ा दे रहे हैं। अब जहांगीर अकबर सबसे पहले बोला कि हॉकिंस को कि एक काम करो, बेचना तुम बाद में, पहले हम थोड़ा जो नौकरी देते वो ले लो। और हॉकिंस को एगो सरकारी नौकरी दे दिया, उसका नाम है मनसब। क्या नाम बोले हैं? मनसबदार। और इसको मनसबदार बना दिया लगभग 400 का। 400 मनसबदार किसको दिया है? हॉकिंस को। मनसबदार एक सरकारी नौकरी होता है जिसका वैकेंसी निकालता था अकबर, बार बार इसका मनसबदार का वैकेंसी निकलेगा, फॉर्म भरो, नौकरी मिल जाएगा। काम क्या है मनसबदार में? काम यही है कि घोड़ा उड़ा देखना है, घोड़ा देखना है, घोड़ा को चारा खिलाना है, पोछा उछा मारना है, सैनिक को देखना, सैनिक को कंट्रोल करना है, सैनिक और घोड़ा को जो देख रेख करेगा उसी का नाम है मनसबदार। जब भी युद्ध पड़े तुरंत फोन किया, तुरंत घोड़ा लेके आओ हल्दी घाटी के युद्ध में, पूरा मार एकदम धड़ाधड़ एकदम। तो समझ में आ गया मनसबदार क्या है? ये एक प्रकार का सरकारी पोस्ट है जो अकबर चलाता था, है ना। कौन चलाता था? अकबर। और सबसे पहले अकबर हॉकिंस को दिया कि तुम पहले बिजनेस बाद में करना, पहले तुम सरकारी नौकरी कर लो, मनसबदार बन जा। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान दीजिएगा एकदम पूरा, इसी तरह से आप मेरा वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा, है ना, पूरा कमेंट कीजिए। और लगता है कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए। पूरा फ्री पढ़ा देंगे पूरा चैनल में, जितना आप पैसा देके पढ़ते हो उससे बढ़िया फ्री पढ़ लीजिए भी, इतना बढ़िया के साथ। ध्यान दीजिए। अब तो मनसबदार बना दिया कि लगभग 3 साल तक यहां रहा। कितना साल तक रहा? 3 साल तक, यानी 1611 तक ही नौकरी उकरी किया हॉकिंस। कितना साल तक नौकरी किया? 1611 तक नौकरी कर लिया। कौन? हॉकिंस। उसके बाद हॉकिंस को भगाने का प्लानिंग जहांगीर को बहुत लोग बहकाने लगा। जानबे करते हैं नया आदमी को भी आएगा तो उसको भगाने के लिए बहुत सारा पिछला आदमी इसको बहकाते रहता है। ये जान लीजिएगा, जिंदगी में जो बहक गया वो सब जो बर्बादी के रास्ते में चल गया। जहांगीर को बहकाया कौन? तो पुर्तगाली बहकाया, पुर्तगाली सब बहकाया है, डच लोग, ये सब मिलजुल के बोला कि बैल कहेगा तुम घुसने काहे दिया जी हॉकिंस को, मारो ना करा, जल्दी भगा करा हॉकिंस को, नौकरी उकरी तुम दे रहा, भगा हॉकिंस को। कौन बहका रहा है? जहांगीर। जहांगीर को बहका रहा है पुर्तगाली और डच। ये सब के अगले बगले में फैक्ट्री था, ये सब भी पहले से धंधा कर रहा था। ये अहमदनगर देख रहे हैं आप, भड़ोच देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये सब पूरा ये सब बिजनेस करता था। बोलो एकदम समझ में आया? और ये सब बिजनेस उजनेस करता था। अगर बहकाया जहांगीर को, बुरा लाठी उठी निकाला करके मारो साला हॉकिंस को, भागो यहां से। लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हॉकिंस आया था 1611 में, ये टैक्सी नियर उड़ गया और चल गया इंग्लैंड। कहां चल गया? इंग्लैंड। नाराज होके इनको नहीं जगह मिला। जगह तो सूरत में नहीं मिला, क्योंकि सूरत से जहांगीर इसको हटा दिया, बाद में तो इसको भगा हुआ दिया था। पुर्तगाली लोग और डच लोग एक पूरा बहकाया कि भगाओ भगाओ भगाओ, यहाँ क्या कर रहा है, भगा। इसको भगा दिया हॉकिंस को। लेकिन बाद में जहांगीर को पछतावा हुआ, बोला कि बैल कहेगा तुम लोग का बात हम नहीं मानेंगे, हमारा पैसा जो भी महीना रेंट आता था वो तुम लोग दोनों मिलकर बर्बाद किया। चलो जी चिट्ठी उठी भेजो, फिर से बुलाओ सबको, अंग्रेज को। और अंग्रेज को फिर से जब बुलाया तो फिर से जब अंग्रेज आया तो उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम बोले हैं? सर टॉमस रो। ये दूसरा अंग्रेज था और ये आया सर टॉमस रो। और इस बार 1613 में यहां पहली बार सूरत में इनको व्यापारिक कोठी खुल गया, पूरा तरह से यहां व्यापारिक छूट मिल गया 1613 में। किनको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा बुलाया। जहांगीर बाद में पछताया कि किसी का बात नहीं मानना चाहिए, अगर पुर्तगाली लोग बहका दिया था,
ये बेटा अपने बर्बाद हो गया था। और लास्ट में बोला कि एक काम करो तुम लोग आओ जल्दी और बेचो यहाँ, और 1613 में फैक्ट्री लगा दिया। लेकिन इससे पहले एक और यहां लगाया था, मसूलीपट्टनम पड़ता है, यहां ध्यान दीजिएगा, यही है मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम में भी 1611 में फैक्ट्री लगाया था। देख लो, मसूलीपट्टनम में भी कब लगाया था? 1611 में फैक्ट्री लगाया था। कौन कौन लगाया था 1611 में? तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी। मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री लगा दिया, दूसरा फैक्ट्री। इसी तरह से बाद में हुगली यहां है कलकत्ता में, और हुगली में भी फैक्ट्री लगा देगा ये सब। और धीरे धीरे तीनों कोना से टारगेट लेके पूरे भारत को कब्जा करने के चक्कर में लगल रहेगा, और बीच से पूरा भारत को उड़ा देगा। देख लीजिए कैसे कैसे फंसा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को लोग। अब इस सब यहां सबसे पहले व्यापारी कोठी जगह जगह पर फैक्ट्री लगा दे रहा है। कभी लगा दे रहा है सूरत में, कभी मसूलीपट्टनम में, कभी हुगली में, कभी मद्रास में। कौन लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अब ध्यान दीजिएगा कि कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी उसमें से किसको भेजेगा? इंग्लैंड के राजा को भेजेगा और कुछ अपने रखेगा। लेकिन शुरू शुरू में इसको बोला क्या, तुम लोग जाओ, 15 साल तक हम तुम लोग को कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम 15 साल तक पूरा खुल के तुम लोग बिजनेस करो, कोई कंपनी दूसरा कंपनी वहां नहीं जाएगी। 15 साल तक खूब बेचिए, दूसरा कंपनी कोई जाने वाला नहीं है। कितना साल तक? 15 साल तक। एक अधिकारी छूट इनको मिला था 15 साल तक। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे दुखद बात यह है कि इसने सबसे पहले सूरत को ही चुना। क्यों सूरत को इसलिए चुना? क्योंकि आप जानते हैं कि सूरत में क्या होता है कि ये जो सूरत देख रहे हैं, यहां कपास की खेती गुजरात में ज्यादा होती है, और कपास होती है कौन मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। इसीलिए इसको चाहिए अंग्रेज को कच्चा माल, वो भी सस्ता में। सस्ता में कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल इनको मिल जाएगा, ले जाएगा इंग्लैंड, बाद में वहां फैक्ट्री वगैरह लगेगा, और वही सस्ता कपड़ा लान के बाजार में बेच देगा। यहाँ का कपड़ा महंगा रहेगा, उनका कपड़ा सस्ता रहेगा, और मार्केट बूम हो जाएगा, भारत की स्थिति को गड़बड़ कर देगा ये सब। बोलिए, एकदम समझ में आ रहा है? इसीलिए सूरत को ही इसलिए चुना ताकि सूरत को बर्बाद करेंगे, क्योंकि सूरत में माल ज्यादा है, कपास की खेती होती है, वो भी कौन मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। यहाँ कच्चा माल मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, इसीलिए सब ले जा रहा है और इंग्लैंड से बेचेगा। और कलकत्ता को टारगेट इसलिए लिया क्योंकि कलकत्ता एक उपजाऊ भूमि है। कलकत्ता क्या? बंगाल एक उपजाऊ भूमि है। आप जान रहे हैं कि बंगाल जो आप जो देख रहे हैं, सब बंगाल है ना, ये बंगाल पूरा उपजाऊ भूमि, क्योंकि इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी, ये दोनों नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लाती है और पूरा मिट्टी को अगल बगल में पूरा उपजाऊ बना देती है पूरी मिट्टी को। और यहीं से मिट्टी जब उपजाऊ बनती तो फसल ज्यादा होता है, फसल ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा मिलेगा, तो पैसा ज्यादा आएगा, और ये पैसा से पलासी का युद्ध नाम सुने हैं, जीत जाएगा, है ना। और बक्सर का युद्ध के बाद माल चढ़ जाएगा, तो इधरे से समटते समटते मारते मारते पूरा चिरले फारले बाजार में निकल जाएगा। यही है ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला वीडियो हम कल डालेंगे इसके आगे। ये बेसिक वीडियो है, आप इसको देखिएगा जरूर, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां इसमें दिक्कत होगा कमेंट में नीचे लिखिएगा कि सर इसमें दिक्कत ये है, ये है। हम हर कमेंट को पढ़ के कल फिर से सुधार करेंगे आपके लिए, समझ आया? और आपको लगता है कि इतना बढ़िया कोई नहीं समझाया तो वहां सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मेरा नाम पवन सर हुआ, किसान कलर स्टोर सामने पटना में यूथ अचीवमेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। जय हिंद।